हाँ भाई, तो इस टाइम चारों ओर क्या कहते हैं, वर्ल्ड वार की चर्चा छिड़ी हुई है कि भाई थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया है। तो मैंने भी इस चीज़ पे थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की कि क्या मतलब कोई संभावना है थर्ड वर्ल्ड वार की। तो मैंने देखा कि हाँ, थर्ड वर्ल्ड वार हो रहा है, लेकिन यूट्यूब पे हो रहा है। हालांकि अभी ये चीज़ कह देना कि जो ईरान का अटैक है इसराइल पे, इससे कुछ बड़ा नहीं हो सकता है, ये बहुत जल्दीबाजी होगी। लेकिन ये कह देना कि ये थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत है, ये उससे भी ज़्यादा जल्दीबाजी है। क्योंकि यूक्रेन का जब हुआ था, रसिया यूक्रेन का, उस टाइम भी यही लग रहा था कि हाँ भैया थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। जब पैलेस्टाइन के साथ यानी कि फ़िलिस्तीन के साथ इसराइल का जब युद्ध हुआ, तब भी यूट्यूब पे हुआ कि भाई थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो ऐसे अगर हर चीज़ को आप थर्ड वर्ल्ड वार समझोगे तो भाई आपकी मर्जी। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है। उसके लिए मैं एक आपको लॉजिकल बातें बताता हूँ। थर्ड वर्ल्ड वार होने के लिए क्या है ना कि वर्ल्ड वार तभी होगा जब इस पे जो विश्व की महाशक्तियाँ हैं, जैसे कि अब इस समय आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में तीन चार कम से कम ऐसे देश हैं जो वर्ल्ड वार कराने में सक्षम हैं। जैसे कि आपका पहले अमेरिका तो होना ही चाहिए, उसके बाद रसिया, उसके बाद आपका चाइना, उसके बाद इंडिया, है ना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ये चार छः कंट्री सबसे ऊपर। उसके बाद जैसे जर्मनी जैसे कुछ देश हैं, फ्रांस जैसे देश हैं जो कि काफ़ी पावरफुल नेशन है। तो इन सब देशों के इन्वॉल्व हुए बिना कोई वर्ल्ड वार होना मतलब कहीं भी किसी भी हद तक संभव नहीं है। और जो अमेरिका की पॉलिसी रही है, वो ऐसे देशों को लड़ा के अपना हित जो है साधने की कोशिश अक्सर करता रहा है। तो ये कोई मतलब ये उसी टाइप की एक चीज़ है, जैसे कि यूक्रेन में आप देखते हो कि यूक्रेन को आगे कर दिया, रसिया कहे कि हाँ भाई जाओ भिड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। और फिर यूक्रेन भिड़ रहा है और भिड़े पड़ा है, यूक्रेन टोटल बर्बाद हो गया। रसिया को लॉस तो हुआ, लेकिन इसमें फ़ायदा किसको हुआ? ओवरऑल आप देखोगे तो फ़ायदा तो इसमें अमेरिका का हुआ। उसने अपने काफ़ी भारी मात्रा में हथियार बेच लिए, पैसा कमा लिया। वर्ल्ड को भी काफ़ी हद तक क्या कहते हैं ध्रुवीकरण, पोलराइज कर दिया कि सारे लोग को अपने पक्ष में करने की कोशिश किया, यूरोप से लेके बाकी भी और कंट्रीज़ को, कि भाई हमारे पक्ष में बोलो, रसिया के अगेंस्ट बोलो। तो अमेरिका के मतलब कुछ अपने हित होते हैं जिनके बेस पे आप देखोगे कि दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा है, कहीं भी युद्ध हो रहा है, तो उसमें आप देखोगे कि ज़्यादातर में कहीं ना कहीं अमेरिका का उसमें कुछ ना कुछ अपना एक ये होता है कि भाई उसका मतलब अपना फ़ायदा होता है अमेरिका का। अमेरिका के फ़ायदे के बिना आप देखोगे कहीं युद्ध नहीं हो रहा है। अगर अमेरिका का नुकसान होगा तो आप देखोगे युद्ध तुरंत अमेरिका ख़त्म भी करा देता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो इसको भी मैं इसी तरह देखता हूँ। इजराइल की बात आप देखोगे ना कि जैसे कि दुनिया में कोई भी दो देश लड़ते हैं तो दोनों देशों का नॉर्मली नुकसान होता है। लेकिन दुनिया में ये इजराइल एक ऐसा एक्सेप्शन है जो लड़ने के बाद भी फायदे में रहता है। और उसका रीज़न है, जब इजराइल पैदा हुआ ना, जब इजराइल देश पैदा हुआ कि हाँ भैया चलो, यहूदियों को एक देश दिया, मतलब लैंड छोटा सा दिया गया कि ये चलो इसको आप तुम अपना देश बना लो। तो उस समय ही उसको पैदा होते ही ख़त्म करने के लिए उसके आसपास के जितने मुस्लिम राष्ट्र थे सब मिलकर उसके ऊपर अटैक कर दिए। और तो मतलब वो पैदा होते ही एक ऐसा बच्चा इजराइल है जो जिसके ऊपर पैदा होते ही उसको मारने की कोशिश की गई, और फिर वो उसी समय से लड़ना सीख लिया। तो उसको पता है कि कैसे युद्ध लड़ते हैं, कैसे जीतते हैं, और फिर उससे कैसे प्रॉफिट बनाते हैं। तो इजराइल एक इस टाइप का एक्सेप्शन है। अब आप देखो इजराइल और ईरान का जो वार हो रहा है, उसमें आप देखोगे कि भाई जो इंस्टेंट कारण है, तो उसका जैसे कुछ दिन पहले से ही हमास ने इजराइल पे रॉकेट दागे, फिर इजराइल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया गाजा वाजा में। तो बहुत सारे मुस्लिम्स कंट्री नाराज़ हो गए कि भाई तुम कैसे इनके ऊपर अटैक कर सकते हो। और मतलब वहाँ पे एक मुस्लिम ब्रदरहुड वाली भावना की दृष्टि से उन लोगों ने इजराइल का विरोध किया कि भाई ये तो गलत है। तो उसी क्रम में ईरान ने भी कहा कि हाँ भाई, मतलब उसका विरोध किया इजराइल का कि भाई ये गलत है, तुम गाजा वाजा पे अटैक मत करो। उसके बाद उसको मौका मिल गया, अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने एक गलती से या जानबूझ के, जैसे भी, इजराइल ने ईरान के एक दूतावास पे दमिश्क में अटैक कर दिया। दूतावास पे अटैक होना एक बड़ी बात मानी जाती है, किसी भी देश के दूतावास पे अटैक होना उस देश के ऊपर सीधा सीधा अटैक भी माना जा सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें और इजराइल को नहीं करनी चाहिए थी। तो अब कहा जा सकता है कि इसमें इजराइल ने प्रोवोक किया ईरान को कि आओ हमसे लड़ो, बहुत बोल रहे हो बैठे बैठे, तो हमसे लड़ो।
क्योंकि इजराइल को पता है कि लड़ो आओ। अब आप देख ही रहे होगे युद्ध का परिणाम कि भैया अगर 100 रॉकेट दाग रहा है ईरान, तो उसमें से 90 से ऊपर रॉकेट तो इजराइल आराम से इंटरसेप्ट कर दे रहा है, और जो 5-7 रॉकेट गिर भी रहे हैं वो कहीं बेकार से जगह पे गिर रहे हैं, निर्जन जगह पे जहाँ पे कुछ है नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इजराइल ने यहाँ पे प्रोवोक किया ईरान को कि आओ हमसे लड़ो, तो तुम्हारी मतलब हम थोड़ा सा औकात दिखाएं वर्ल्ड को, है ना। और उसके बाद इजराइल को एकदम महारत हासिल है इस चीज़ में कि कोई भी युद्ध लड़ के उसका फ़ायदा कैसे लिया जाता है। तो इजराइल ने यहाँ पे यही गेम खेला है। और ईरान अपना क्या कहते हैं, जो भी अपना उसको लगा हो, या तो अपने आपको मतलब ये दिखाने के लिए कि नहीं भैया हमारे अंदर भी पावर वावर है, या अपनी इज्जत बचाने के लिए युद्ध में कूद पड़ा। और इसमें ओवरऑल फ़ायदा तो कुल मिला के जो मुझे दिखता है वो अमेरिका का ही होना है। रसिया ईरान के पीछे ऐसे बैकअप कि हाँ हम भी युद्ध में आएंगे लेकिन रसिया युद्ध में आ भी सकता है, ये मतलब रसिया का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, रसिया अक्सर आ भी जाता है किसी को सपोर्ट करने के लिए पीछे से। जैसे कि जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो जिसमें बांग्लादेश टूटा था, मतलब पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश अलग बन गया था, तो उसमें भी रसिया इंडिया के साइड से आ गया था लड़ने के लिए कि भाई ऐसे नहीं होगा, मतलब हमारा दोस्त है इंडिया तो हम इसका साथ देंगे। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, रसिया पहले भी कर चुका है तो रसिया अब भी कर सकता है। तो इस बारे में तो मैं उतना नहीं श्योर हूँ कि रसिया मतलब कि एकदम फ्रंट फुट पे आएगा या नहीं आएगा। रसिया आ सकता है, लेकिन अभी का सिनारियो देखते हुए तो यही लग रहा है कि रसिया आने वाला नहीं है, कुछ होने वाला इस टाइप का होने वाला नहीं है। इसमें कुल मिला जुला के एक ये तरह का वॉर गेम टाइप का है, जिसमें इजराइल दुनिया को ये दिखाएगा कि हाँ भाई हमारी कितनी पावर है, और ईरान इसमें अब पिटेगा ही, इसका कुछ होना आना नहीं है। क्योंकि इजराइल, दुनिया जानती है कि इजराइल के पास जो इस समय टेक्नोलॉजी है, जिस लेवल के वो उसके पास मिसाइलें हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, तो उस लेवल पे उसको हरा पाना मतलब ईरान जैसे देशों के बस का तो नहीं है। हालांकि ईरान न्यूक्लियर पावर भी है, उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह हैं। इन दैट केस कुछ मतलब ऐसा हो सकता है कि उस कंडीशन में वर्ल्ड वार जैसी चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। लेकिन वही बात है कि ये बहुत ही मतलब कि ज़्यादा किसी चीज़ को आँक लेना होता है। उसी तरह जैसे कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पे अगर छोटी-मोटी गोलीबारी होती है, तो भारत के जो मीडिया कर्मी होते हैं ये उसको वर्ल्ड वार की तरह दिखाने लगते हैं कि अच्छा अब हुआ है, अब इधर से हम रॉकेट दाग देंगे, उसके बाद पाकिस्तान वाले कुछ करेंगे, फिर हम न्यूक्लियर वार हो जाएगा, फिर वर्ल्ड वार। तो ये मतलब कि एक वैसी बात हो गई कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा के दिखाना। मतलब जैसे चाइना के बीच में हुआ था, मतलब हम लोग का कुछ दिन पहले चाइना डोकलाम विवाद ये सब, तो इंडियन मीडिया में क्या चलता था दिन भर कि चाइना के पास ये मिसाइल है, और फिर वो देखते थे कि अच्छा भारत के पास मान लो उतनी मिसाइलें नहीं हैं, तो क्या कहते हैं भारत और अमेरिका का जोड़ के इतनी मिसाइलें हैं। अरे भैया अमेरिका तुम्हारे साइड से क्यों लड़ने आएगा? अरे युद्ध में किसी का भला नहीं रखा। और ख़ास बात, अच्छी बात ये है कि इस समय जो चाइना है और इंडिया है, ये दोनों के मतलब बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन आप देखो कई बार युद्ध के स्तर तक बात पहुंच गई, लेकिन दोनों का शीर्ष नेतृत्व इतना बुद्धिमान है। मैं इस मैटर में दोनों के शीर्ष नेतृत्व की बहुत ही तारीफ करना चाहूँगा कि दोनों का शीर्ष नेतृत्व इतना बुद्धिमान है कि उन्होंने सही डिसीजन लिया और किसी भी हालात में युद्ध नहीं होने दिया। छोटे मोटे मुठभेड़ हुए, हमारे भी कुछ सैनिक शहीद हुए हैं, उनके भी कुछ सैनिक मारे गए, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। क्योंकि अगर युद्ध होता है तो ये समझिए कि पूरी की पूरी हमारी जो इकोनॉमी है पूरे देश की, वो कई साल पीछे चली जाएगी। जो हम लोगों ने इतने साल में मेहनत करके बनाया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। चाइना के साथ भी वही होगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा। फ़ायदा फिर इसमें किसका होगा? अमेरिका का होगा। अमेरिका असल में यही करता है पूरे वर्ल्ड में, वो बस अपने आप को पावरफुल बनाए रखना चाहता है। इसलिए जो भी अगर कोई और देश पावरफुल बनना जब स्टार्ट करता है तो वो उसको दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, ख़त्म हुआ, तो उसके बाद रसिया और अमेरिका के बीच में एक तरह का कोल्ड वार स्टार्ट हुआ। जैसे लगा कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। और उस टाइम पीरियड में रसिया मतलब उस पहले रसिया यूएसएसआर होता था, सोवियत संघ रसिया उसको बोला जाता था, मतलब काफ़ी बड़ा होता था। तो उसके बाद अमेरिका ने रसिया को इनडायरेक्टली इतने तरीके से अटैक किया कि लास्ट में रसिया टूट के कई खंडों में विभाजित हो गया, है ना, कई खंडों में टूट गया। फिर रसिया की पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो देखा जाए तो अमेरिका अपने जो भी उसके पैरेलल जो आदमी, अगर कोई शक्ति खड़ी होती है, कोई देश खड़ा होता है, तो उसको तोड़ने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो उसने पहले रसिया को तोड़ा,
उसके बाद उसको ये देख रहा था, जापान तो वैसे उसका सहयोगी ही था, लेकिन उसको ये देखा कि भाई जापान एक आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। तो उसने जापान के कि भाई इसको काउंटर करने के लिए किसको खड़ा किया जाए, तो उसने साउथ कोरिया को खड़ा किया और उसके बाद चाइना को भी उसने खड़ा किया। लेकिन अब वही है कि चाइना फिर एकाएक बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा। चाइना के भी ग्रोथ में भी अमेरिका का ही हाथ था। जब चाइना बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगा तब फिर उसने इंडिया पे अपना हाथ रखा कि चलो अब मैं इसको, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को सपोर्ट करो। और अच्छी बात यह है कि आज का नेतृत्व ये सारी चीज़ों को समझता है और मतलब किसी के बहकावे में आके कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेता है। तो खैर आज के वीडियो में बस इतना ही। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके जो भी विचार हैं उन्हें आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जय श्री राम। आप देख रहे थे हरिओम टॉक्स। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।